हेलो दोस्तों, क्लास 10th के राजनीतिक शास्त्र का उसका कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। कि दबाव समूह किसे कहते हैं, आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, दबाव समूह से हमारा अभिप्राय है कि एक ऐसा टीम यानी कि एक ऐसा समूह जो कि सरकार के अंदर में नहीं रहती है, सरकार के से बाहर रहती है, लेकिन जनता के हित के लिए वह सरकार के विभिन्न फैसलों को देखती है। जैसे कि सरकार कुछ सरकारी कैसे कैसे नौकरियां निकाल रही है, कहां पर नियुक्ति हो रहा है, प्रशासन की व्यवस्था कैसी है, शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, सरकार कौन सा बिल पास कर रही है, कैसा नियम प्रणाली लागू की हुई है, इस प्रकार की व्यवस्था को देखता है। लेकिन सरकार से अलग रहता है वह एक प्रकार का समूह होता है जो कि अगर कुछ गलत कर रही है सरकार तो उस पर दबाव डालकर उसका सही निर्णय कराने का प्रयास करता है। ये जनता के हित के लिए ऐसा होता है। दोस्तों, दबाव समूह इसलिए ऐसा नाम दिया गया है क्योंकि यह जनता के हित में रह करके सरकार के कुछ गलत फैसलों पर दबाव डाल करके सरकार से सही नियम कानून करवाने का प्रयास करती है। दोस्तों, सिंपल भाषा में इसको समझा जाए तो दबाव समूह एक ऐसा संगठन होता है जो कि सरकार के विभिन्न नीतियों से असंतुष्ट होता है और अपनी संतुष्टि की प्राप्ति के लिए सरकार के जो नियम कानून है उसको कुछ हद तक बदलवाने का प्रयास करता है ताकि जनता में सुख की भावना हो, जनता अपने आप में स्वतंत्र महसूस कर सके और जनता के साथ कुछ गलत निर्णय न हो पाए। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि दबाव समूह में कैसे लोग आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर बहुत सारा लोग है, जैसे कि कोई लोग कोचिंग चलाता है, अपना शिक्षक लोग है, ट्यूशन पढ़ाता है, तो अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ गलत निर्णय सरकार ले रही है या कुछ ऐसा निर्णय ले रही है जिससे कि शिक्षा ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, शिक्षा पर ज़्यादा अंकुश लग रहा है, तो इस प्रकार के निर्णय में जितने भी शिक्षकगण हैं वह एक टीम बना करके और सरकार के वह फैसला बदलने का प्रयास करते हैं। कुछ समय पहले आप लोग सुने होंगे एक कृषि कानून के बारे में जो कि कुछ हद तक गलत था, तो सरकार पर उसका दबाव डलवा करके उस बिल को फिर से वापस कर दिया गया था। तो कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो एक ही व्यवसाय से जुड़े होते हैं, वैसे संगठन मिल करके सरकार पर कुछ दबाव डालते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसान संगठन मान लीजिए, शिक्षकगण संगठन मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे टीम होते हैं जो कि मिलकर के सरकार पर दबाव डालते हैं उनके कुछ गलत फैसले के खिलाफ। ऐसे समूह को हम लोग दबाव समूह कहते हैं। दोस्तों, अब हमारा अगला टॉपिक है लोकतंत्र और तानाशाही में क्या अंतर है। दोस्तों देखिए, दो प्रकार की सरकारें देश में कार्य करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ तानाशाह सरकार आ जाते हैं, जैसे कि उत्तर कोरिया का नाम आपने सुना होगा, वहां पर तानाशाही सरकार का व्यवस्था है। उसी तरह से हम लोग का देश जो है वह लोकतंत्र है। तो कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी देश में कि कहीं पर तानाशाही सरकार और कहीं पर लोकतंत्र की स्थापना होती। आइए इसके बीच कुछ इंपॉर्टेंट अंतर को समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है, किसी भी तानाशाही शासन में या तो वह तानाशाह किसी देश में शासन कर रहा हो या किसी राज्य में शासन कर रहा हो, वह अपना पूरा शक्ति, कोई भी निर्णय लेने का पूरा शक्ति वह अपने पास रखता है। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी चीज का शासन चलाने का शक्ति जो होता है वह जनता के हाथ में होता है, यानी कि जनता के अनुसार ही कोई भी कार्य होता है। दोस्तों, अगला पॉइंट समझते हैं। किसी भी तानाशाह सरकार में जब भी कोई नया नियम कानून बनता है तो उसमें तानाशाह सरकार सिर्फ अपना नियम कानून चलाता है। अपना नियम कानून कब लागू कर देगा इसका कोई ठीक नहीं होता। अगर लोगों को बोल दिया जाए, तानाशाह सरकार अगर बोल दे कि आपको आज दिन भर रोना है तो सभी को दिन भर रोना है, सबके घर के पास सीसीटीवी कैमरा लगा देगा। तो इस प्रकार की सरकार तानाशाह सरकार होती। एक उदाहरण दिए हैं। उसी तरह से अगर समझा जाए लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में जब भी कोई नियम कानून पास होता है तो सिर्फ सरकारें नियम कानून नहीं लगाती है। यहाँ से जो एमपी एमएलए चुन करके जाते हैं, वहाँ विधानसभा, विधान परिषद, केंद्र सरकार के पास बहुत सारा मीटिंग होता है, बहुत सारा सभा होता है, बहुत सारा बहस होता है, तब जाकर के कोई एक निर्णय लिया जाता है। तो इस प्रकार से यह दूसरा अंतर है आपका तानाशाह सरकार और लोकतंत्र में। दोस्तों, अब इसका तीसरा पॉइंट है कि जब भी कोई तानाशाह सरकार कोई भी निर्णय लेता है तो वह बहुत तेजी से निर्णय लेता है। जैसे कि कहीं भी तानाशाह सरकार अगर है, जैसे कि उत्तर कोरिया का नाम हमने बताया, तो वहां पर जब भी कोई नियम कानून बनेगा तो जब भी नियम कानून बनेगा उसी दिन वह लागू भी हो जाएगा। यानी कि
जब भी उसका मन किया कि ये काम करवाना है तो काम हो जाएगा। लेकिन किसी लोकतंत्र में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और उस निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, क्योंकि इसमें सब सार्वभौमिक क्षमता को देखा जाता है कि सभी जनता पर ये लागू करना सही होगा कि गलत होगा, इस पर ध्यान दे करके तब जा करके कोई निर्णय लिया जाता है। दोस्तों, अब इस टॉपिक का सबसे अंतिम पॉइंट है कि किसी भी तानाशाही सरकार में लोगों का जो स्वतंत्रता होता है उसकी बलिदान कर दी जाती है। बलिदान का मतलब होता है कि लोगों को स्वतंत्रता नहीं दिया जाता है, गुलाम बना करके रखा जाता है, एक तरह से देखा जाए तो। वहीं लोकतंत्र में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता होता है, क्योंकि लोग जैसा चाहते हैं उसी तरह सरकार करेगी। अगर वैसा सरकार नहीं करती है तो अगले चुनाव में उस सरकार का पत्ता गुल हो जाएगा, यानी कि दूसरी सरकार को जनता वहां पर स्थापित कर देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जिससे कि हम यह समझ सकते हैं कि ये तानाशाह सरकार है और ये लोकतांत्रिक सरकार है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि लैंगिक असमानता क्या होता है। जिस तरह से हम लोग लैंगिक विभाजन पढ़े हैं उसी तरह लैंगिक समानता मिलता जुलता रूप है। दोस्तों, हमारे समाज का एक सबसे बड़ा बुराई, एक सबसे बड़ी समस्या जो है वह है लैंगिक असमानता। दोस्तों, हमारे समाज में जितने भी पुरुष रहते हैं और जितनी महिलाएं रहती हैं उनको अलग अलग नज़रों से देखा जाता है, यानी कि पुरुषों को अलग नज़र से देखा जाता है, स्त्रियों को अलग नज़र से देखा जाता है। नज़र कहने का मतलब ये होता है कि पुरुषों के लिए जितना महत्व है लोगों में और समाज में उतना स्त्रियों के लिए खास महत्व नहीं रहता। इसके कारण ये होता है कि पुरुषों का स्थान थोड़ा ऊंचाई पर चलते जाता है, पुरुष लोग शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, आगे चल करके नौकरी कर पाते हैं। आज के समाज में भी स्त्रियां लोग, जितने भी पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं वो तो आगे बढ़ती ही हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्त्रियां हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो कि पढ़ लिख नहीं पाती है, समाज में रहने के कारण उनका स्तर बहुत नीचे गिरता चला जाता है। दोस्तों, लैंगिक असमानता के कारण पुरुष और महिलाओं में यह अंतर देखा गया है हमारे समाज में कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को अलग प्रकार की सुविधा दी जाती है, अलग प्रकार के संरक्षण में उनको रखा जाता है, अलग प्रकार की नौकरियां उन्हें प्राप्त होती है, अलग तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है। तो ये सब जो है वह लैंगिक असमानता का एक बहुत बड़ा रूप है। दोस्तों, लैंगिक असमानता को आइए बहुत अच्छे तरीका से समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है कुछ आर्थिक पहलू। दोस्तों, आर्थिक पहलू का मतलब कि हमारे समाज में जितनी महिलाएं हैं उनको पुरुषों की अपेक्षा कम वेतनमान मिलता है। कोई भी चीज में थोड़ा सा कम अगर वेतन मिलता है तो क्या होता है कि समाज उसको अलग से सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे कि सामाजिक असमानता पैदा लेती है। दोस्तों, लैंगिक असमानता का दूसरा पहलू यह भी है कि शिक्षा में असमानता। कई बार गांवों में, विशेषकर जो पिछड़े एरिया हैं वहां पर देखा जाता है कि महिलाओं को, यानी कि जो लड़कियां होती हैं उन्हें नहीं पढ़ने दिया जाता, या यह सोच रखा जाता है कि लड़कियां हैं, यह पढ़ के आगे क्या करेंगी। ऐसा सोच रखने के कारण क्या होता है कि वो लड़के तो पढ़ जाते हैं और आगे चल करके वह अच्छे पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन जो लड़कियां होती है वह आगे चलकर जब उनकी विवाह होता है या शादी के बाद क्या होता है कि उनकी स्थिति और बिगड़ते चली जाती है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के अभाव के कारण जो एक सामाजिक असमानता है यह हमारे समाज में बनते चली जा रही है। दोस्तों, अब इसका अगला पॉइंट है कि सामाजिक स्थिति में असमानता। सामाजिक स्थिति में असमानता क्या है तो इसको समझिए। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियां पढ़ करके कुछ अच्छा करना चाहती हैं और वह अपना पूरा जोर जोर से तैयारी में लगी हुई रहती हैं, लेकिन जब वह आगे बढ़ती हैं, उनको कुछ बड़े क्षेत्र तक पहुंचना रहता है तो उसमें कई बार रुकावटें आती हैं। लोगों का जो समाज एक माइंडसेट बना दिया है कि लड़कियां कुछ आगे चल करके नहीं करेंगी, जिसके चलते उन्हें आगे बढ़ने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो दोस्तों, इन सारे पॉइंटों से यह पता चलता है कि आज के डेट में भी कुछ ऐसे पुरुष और स्त्रियों के बीच में असमानता है जिसके कारण महिलाएं आज पिछड़ते जा रही हैं और पुरुष आगे बढ़ते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में होता जा रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक असमानता कहेंगे। तो अब हमारा अगला टॉपिक है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। दोस्तों, सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जिसमें धार्मिक समुदायों के बीच संघर्ष और हिंसा की भावना अधिक तेजी से फैलती है। दोस्तों, यह एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत धार्मिक समुदायों के बीच मनमुटाव होता है, असमानता का भावना पैदा होता है और लोगों के बीच संघर्ष होता है।
दोस्तों सांप्रदायिकता एक ऐसी समस्या है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के कई कोनों में कई हिस्सों में सांप्रदायिकता की भावना उठती है और लोगों के बीच संघर्ष जन्म लेता है। दोस्तों सांप्रदायिकता की भावना आगे बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है अज्ञानता। दोस्तों सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में अज्ञानता का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों के बारे में उनके धर्म पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, एक दूसरे के धर्म पुस्तक को नहीं पढ़ते हैं, अच्छे से उनको धर्म के बारे में एक दूसरे के धर्म के बारे में जानकारी नहीं होती है। लेकिन थोड़ी थोड़ी अगर कोई उल्टा सीधा सिखा दिया, कोई उल्टा सीधा ज्ञान दे दिया, जिसके कारण ज्ञान होना चाहिए था लेकिन ज्ञान नहीं हुआ और अज्ञान में आप चले गए, जिसके कारण एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों से लड़ पड़ते हैं और सही मुद्दों पर नहीं लड़ते। जबकि किसी ने कान भर दिया या किसी ने कोई इस प्रकार की बातें कर दी एक दूसरे धर्म के बारे में, जबकि उनका ओरिजिनल पुस्तक अलग कुछ कह रहा है, लेकिन फिर भी एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से लड़ पड़ते हैं। दोस्तों सांप्रदायिकता की भावना बढ़ाने का सबसे बड़ा एक कारण गरीबी भी है। जो गरीब लोग होते हैं वो तो अशिक्षित होते ही हैं, क्योंकि गरीब लोगों को पढ़ने लिखने का वैसा सुविधा नहीं मिल पाता है जितने कि अच्छे खासे अमीर घर के लोगों को मिल पाता है। तो ऐसे लोग किसी धार्मिक मौलवी या बड़े पंडितों या बहुत बड़े धर्म गुरुओं के चक्कर में पड़ करके अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेते हैं, या एक धर्म को जिस धर्म में है उस धर्म को अच्छा मानना शुरू कर देते हैं, दूसरे धर्म को बुरा बताने लगते हैं और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी आकर के लोगों को भड़काऊ भाषण देते हैं, जबकि उनके बारे में उनको सही जानकारी होती ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं गरीबी भी एक कारण है जिससे कि सांप्रदायिकता की भावना आगे बढ़ती है। दोस्तों सांप्रदायिकता को आगे बढ़ाने में राजनीतिक स्वार्थ की भावना भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक दल भी सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए किसी एक जो पार्टी होते हैं वह क्या करते हैं, किसी एक धर्म के गुरुओं को पकड़ते हैं और उनसे वोट बैंक का काम करवाते हैं। यानी कि धर्म गुरु जो होते हैं वह एक सो कॉल्ड, आप समझ लीजिए कि जितने भी धर्म गुरु हैं वह एक तरह के वोट बैंक के मालिक हैं। तो अगर किसी धर्म गुरु ने या किसी मौलवी ने या कोई धर्म के जो मुख्य प्रेरक होते हैं उनके द्वारा अगर कह दिया जाए कि ये पार्टी बहुत अच्छा है, इन्हें वोट आप दीजिएगा, तो कई बार ऐसा होता है कि एक धर्म के सभी लोग उनको वोट दे देते हैं जिन्हें कि नहीं देना चाहिए, जिन्हें कि वह अच्छा काम नहीं कर सकते हैं, उनका चरित्र भी अच्छा नहीं है, उन पर कई केस लदे हुए हैं। फिर भी धर्मगुरु के कहने पर या कोई भी पाखंडी लोगों के कहने पर इस प्रकार की भावना का प्रयास होते रहता है और ये भावना आगे बढ़ते रहता है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दों को भी आगे बढ़ाकर लोग सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इस प्रकार से हमें यह पता चलता है कि सांप्रदायिकता एक बहुत गंभीर समस्या है। यह समाज को नुकसान ही देगा बल्कि लाभ कभी नहीं दे सकता है। दोस्तों सांप्रदायिकता हिंसा, भेदभाव और असमानता को जन्म देती है और इसको कम करने के लिए हमें शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे समाज से यह सांप्रदायिकता का भावना, सांप्रदायिकता का विचार खत्म हो सके। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं हैं। आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। दोस्तों भारत में जातिगत असमानताएं यह एक बहुत ही गंभीर समस्या है। यह सदियों से चलते आ रही है। इसीलिए जाति व्यवस्था को एक जटिल और बहुआयामी संस्था के रूप में जाना जाता है। दोस्तों इस प्रकार की असमानता से भारतीय समाज बहुत प्रभावित होता है। दोस्तों जाति व्यवस्था के अंतर्गत लोगों में बंटवारा हो जाता है उच्च और नीच का, यानी कि उच्च श्रेणी के कुछ अलग जाति और निम्न श्रेणी के अलग जाति में बंटवारा हो जाता है। और आगे चलकर यही होता है कि उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और उनसे छुआछूत की भी भावना रखते हैं। जैसा मन का मर्जी होता है वह अपने उनके ऊपर थोप करके और चलाते हैं। दोस्तों भारतीय समाज में जाति व्यवस्था को एक सांस्कृतिक और धार्मिक रूप का नया आयाम देकर के देखा जाता है। इससे का कारण यह है कि लोग धर्म के आधार पर ही जाति को बांध लिए हैं और इसको बदलने के लिए भी वो तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों भारत में जाति व्यवस्था राजनीति का भी एक बहुत बड़ा आधार है। राजनीतिक लोग अपना वोट बैंक तैयार करने के लिए जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि जाति व्यवस्था लागू रहे। अपने मुंह से जरूर बोलेंगे वो कि जाति व्यवस्था खत्म होना चाहिए, लेकिन वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि जाति के आधार पर वोट लेना और राज्य करना यह उनका राजनीतिक लोगों का एक बहुत बड़ा धर्म बन करके रह गया है। दोस्तों भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने का कई संगठन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह खत्म तभी होगा जब सभी लोग एक साथ मिलकर के इसका विरोध करेंगे, तभी जाति व्यवस्था को दूर किया जा सकता है। दोस्तों अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है कैसे। आइए इसको समझते हैं।
दोस्तों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत के संविधान में किसी भी धर्म को राज्य धर्म न माना गया है। यानी कि भारत का संविधान ये चाहता है कि भारत के लोगों को, सभी लोगों को अपना अपना धर्म को सुनिश्चित करने का पूर्ण अधिकार है। दोस्तों, भारत के संविधान में कहा गया है कि सभी भारत के नागरिकों को अपना धर्म को सुनिश्चित करने का उसे पूर्ण अधिकार है। वह चाहे तो अपने धर्म को बदलकर किसी दूसरे धर्म में भी जा सकते हैं, दूसरे धर्म को छोड़कर किसी तीसरे धर्म में भी जा सकते हैं। उनको पूर्ण अधिकार है कि वह किस धर्म को माने और किस धर्म से अपना जीवन को व्यतीत करे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू धर्म के लोग, सिख धर्म के लोग, मुस्लिम धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग, बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। तो भारत का संविधान जब बन रहा था तो उसमें यह नियम रखा गया, यह बात सोचा गया कि बहुत सारे धर्म के जब लोग एक साथ रहेंगे तो उनमें मनमुटाव होना आवश्यक है। अगर कुछ ऐसा नियम प्रणाली बना दिया जाए, कुछ ऐसा शब्द दे दिया जाए संविधान में, ताकि लोग में एक अच्छा भावना हो। इसीलिए धर्मनिरपेक्ष शब्द आया, यानी कि भारत में सभी लोग अपने धर्म के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं। दोस्तों, ऐसा इसलिए किया गया था कि सभी लोग में शांति की भावना रहे, देश में शांति और सौहार्द की भावना पनप पाए। और दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता का एक सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों का पुस्तक पढ़ सकते हैं, दूसरे धर्म के लोग तीसरे धर्म का पुस्तक को पढ़ सकते हैं, और जो भी धर्म उनको सुटेबल लगे, जहां वह जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं अपने धर्म के अनुरूप, वो चीज़ वह कर सकते हैं। एक दूसरे के धर्म के बारे में जानने में बहुत आसानी होता है। इसीलिए भारत को कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाजत।